तर्कशास्त्र के भाषा से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सहमति और असहमति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन द लैंग्वेज। भाषा से संबंधित हमारे इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ये स्पष्ट किया था कि जो भाषा है वह मानवीय भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों एवं भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी विषय वस्तु और घटना को लेकर हम में पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि किसी एक घटना के विषय में दो व्यक्ति एक दूसरे से कई बार एक मत भी हो सकते हैं और कई बार एक दूसरे से जो हैं विरुद्ध भी हो सकते हैं। जब किसी घटना को लेकर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से एक मत होते हैं तो उसे हम सहमति कहते हैं, और जब वे एक दूसरे से परस्पर भिन्न भिन्न विचार रखते हैं तो इसे हम मतभेद या असहमति कहते हैं। तर्कशास्त्र में वैचारिक मतभेद को लेकर ही सहमति और असहमति के दो प्रमुख विचार प्रचलित हैं। एक तो है विश्वास से संबंधित सहमति और असहमति, और एक है मनोभावों में सहमति और मनोभावों में असहमति। एग्रीमेंट इन बिलीव एंड डिसएग्रीमेंट इन बिलीव। एक है एग्रीमेंट इन एटीट्यूड एंड डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड। सबसे पहले हम विश्वास से संबंधित सहमति और असहमति की अवधारणा को समझते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि अंग्रेजी में विश्वास से संबंधित सहमति और असहमति को एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन बिलीफ की संज्ञा दी जाती है। विश्वास से संबंधित सहमति और असहमति को का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, कोई घटना घटित हुई है या नहीं, इसको लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जब परस्पर एकमतता होती है तो हम उसे विश्वास में सहमति कहते हैं। जबकि कोई घटना घटित हुई है या नहीं, इस विषय में जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचार परस्पर भिन्न होते हैं तो इसे हम विश्वास में असहमति कहते हैं। विश्वास विषयक जो सहमति और असहमति है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि 1857 की भारत की क्रांति जो थी वह जिसे हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, इसके विषय में कुछ विचार जो हैं, कुछ विचारक जो हैं ये स्वीकार करते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वही भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। जबकि कुछ विचारक ये मत रखते हैं कि नहीं, इससे पूर्व कई किसान आंदोलन हो गए थे, इसलिए हम 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा नहीं दे सकते। ये जो एक उदाहरण है कि एक ही घटना 1857 की क्रांति को लेकर जो विचारकों में भिन्न भिन्न मतभेद है, इसे हम विश्वास में असहमति की संज्ञा दे सकते हैं। जबकि यदि सभी विचारक इस बात पे एक साथ एकमतता हो कि नहीं, कि 1857 की क्रांति ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसे हम विश्वास में सहमति कहेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना को लेकर व्यक्तियों में परस्पर एकमतता भी हो सकती है और उनमें मतभेद भी हो सकते हैं। जब किसी घटना या विषय वस्तु को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक समान विचार रखते हैं तो उसे हम विश्वास में सहमति कहते हैं। और जब इस घटना की
घटित होने के विषय में व्यक्तियों में परस्पर मतभेद या उनके विचार भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम विश्वास में असहमति की संज्ञा देते हैं। तर्कशास्त्र में सहमति और असहमति का एक अन्य प्रकार भी है जिसे मनोभावों में सहमति और असहमति की संज्ञा दी जाती है। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन द एटीट्यूड। मनोभावों से संबंधित सहमति और असहमति से क्या अभिप्राय है? जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के मूल्यांकन को लेकर कि वह घटना अच्छी है या नहीं, वह घटना सही है या नहीं, या वह गलत है, वह मानवीय हित में है या नहीं, या मानवीय अहित में है या नहीं, या उस घटना की सार्थकता है या नहीं, या वह घटना निरर्थक है। अर्थात जब हम किसी घटना का मूल्यांकन करते हैं तो इस मूल्यांकन को लेकर भी व्यक्तियों में परस्पर वैचारिक एकमतता भी हो सकती है और वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। जब भी किसी घटना के मूल्यांकन के विषय में दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एकमतता रखते हैं तो उसे हम मनोभावों में सहमति कहते हैं। जबकि घटना के मूल्यांकन के विषय में व्यक्तियों का परस्पर मतभेद होता है, अर्थात एक व्यक्ति उस घटना का सकारात्मक मूल्यांकन करते हुए उसे सही बताता है जबकि दूसरा व्यक्ति उस घटना का नकारात्मक मूल्यांकन करते हुए उसे गलत बताता है, तो इसे हम मनोभावों में सहमति और मनोभावों में असहमति की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो है मनोभावों में सहमति और मनोभावों में असहमति घटना के मूल्यांकन से संबंधित है। कि जैसे यदि मान लीजिए हम ये देखें कि महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत छात्र संघ के अधिकारी जो होते हैं महाविद्यालय में अपने किसी प्रतिनिधि का चयन करते हैं और इसमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में जो ये छात्र संघ के चुनाव की जो घटना या प्रक्रिया है, इसको लेकर हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों में परस्पर वैचारिक एकमतता भी हो सकती है और मतभेद भी हो सकते हैं। जैसे कि छात्र संघ के चुनाव को लेकर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि छात्र या विद्यार्थी जीवन में जो ये छात्र संघ के चुनाव हैं ये अहम होते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से छात्र जीवन में ही व्यक्ति जो है राजनीतिक जो गुण हैं वो व्यक्ति में उन राजनीतिक गुणों का विकास होता है और छात्र जो है ये जान सकते हैं कि वे किस प्रकार अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। साथ ही जो प्रतिनिधि चयनित होता है उसके माध्यम से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अतः छात्र संघ के चुनाव जो हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है एक श्रेष्ठ और सही राजनीतिक प्रक्रिया है। इसे हम जब इस बात को लेकर कुछ व्यक्ति सहमत होते हैं तो उसे हम मनोभावों में सहमति कहेंगे। क्यों? क्योंकि छात्र संघ चुनाव विषयक जो घटना है इसको लेकर व्यक्तियों में परस्पर यदि एकमतता है इसके मूल्यांकन को लेकर तो इसे हम मनोभावों में सहमति कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति कहें कि नहीं, छात्र संघ के चुनाव जो हैं विद्यार्थी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का बहुत सा समय, छात्र छात्राओं का अधिकांश समय जो है राजनीतिक गतिविधियों में जो है व्यर्थ चला जाता है जिसके द्वारा उनका अध्ययन बाधित होता है। अतः छात्र संघ चुनाव की जो ये प्रक्रिया है वह महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उपयुक्त नहीं है। अब हमने इस उदाहरण में देखा कि छात्र संघ चुनाव विषयक घटना के मूल्यांकन को लेकर जब व्यक्तियों में परस्पर मतभेद हैं तो इसे हम मनोभावों में
असहमति की संज्ञा देंगे। इस प्रकार हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब भी किसी घटना के मूल्यांकन को लेकर व्यक्तियों में परस्पर सहमति होती है तो उसे हम मनोभावों में सहमति कहते हैं। जबकि किसी घटना के मूल्यांकन में व्यक्तियों में परस्पर मतभेद होते हैं तो उसे हम मनोभावों में असहमति की संज्ञा दे सकते हैं। सहमति हमारे आज के व्याख्यान में जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि विश्वास में सहमति एवं विश्वास में असहमति तथा मनोभावों में सहमति तथा मनोभावों में असहमति, ये सहमति और असहमति के तर्कशास्त्र विषयक विभिन्न प्रकार हैं। विश्वास में सहमति एवं असहमति तथा मनोभाव में सहमति और असहमति को लेकर 4 स्थितियां हो सकती है। प्रथम स्थिति जिसमें हम देखेंगे कि विश्वास में सहमति है और मनोभावों में भी सहमति है। द्वितीय स्थिति ये हो सकती है कि जिसमें हम ये देखें कि विश्वास में तो सहमति है किंतु मनोभावों में असहमति है। तृतीय स्थिति जो है हमारी ये हो सकती है कि जिसमें विश्वास में असहमति है और मनोभावों में सहमति है। और चतुर्थ स्थिति ये हो सकती है कि विश्वास में भी असहमति है और मनोभावों में भी स्थिति है। अतः सहमति और असहमति जो विश्वास विषयक एवं मनोभाव विषयक है उसकी ये 4 उक्त स्थितियां हो सकती हैं। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा विश्वास और मनोभावों में जो सहमति और असहमति है को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा प्रथम उदाहरण राम के विषय में है कि राम को लेकर 2 कथन हमारे समक्ष हैं। एक कथन है कि राम बहुत साहसी है, हमारा दूसरा कथन है कि राम अनेक अवसर नहीं लेता। ये दोनों ही कथन जो हैं राम के विषय में हैं और दोनों ही कथन राम के व्यक्तित्व की विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं कि राम एक साहसी व्यक्ति है और जो व्यक्ति साहसी होगा वह अपने जीवन में अनेक अवसर नहीं लेगा, वह बहुत कम अवसरों में अपने कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखेगा। अतः राम के व्यक्तित्व के विषय में जो ये 2 कथन हैं इसमें विश्वास में सहमति है क्योंकि ये दोनों ही कथन राम के व्यक्तित्व के विषय में ये सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि राम एक साहसी व्यक्ति है। अब हम देखते हैं कि उक्त उदाहरण में मनोभावों की क्या स्थिति है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि मनोभावों में हम किसी घटना का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ जो राम के विषय में जो 2 कथन हैं वे राम के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं और दोनों ही मूल्यांकन करते हुए राम के विषय में सकारात्मक बात व्यक्त करते हुए राम के व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं कि जैसा कहा जा रहा है कि राम बहुत साहसी है और वह अनेक अवसर नहीं लेता। ये दोनों ही कथन राम के व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इसमें मनोभावों में भी सहमति है। इस प्रकार उक्त उदाहरण में विश्वास में भी सहमति है और मनोभावों में भी सहमति है। हमारा एक अन्य उदाहरण है जिसमें हम ये देखते हैं कि विश्वास में तो सहमति हो सकती है किंतु मनोभावों में असहमति हो। जैसे कि रीना संभाषण में पटु है, ये हमारा रीना के विषय में प्रथम कथन है। हमारा द्वितीय कथन है रीना लगातार बात करती है। अब ये जो द्वितीय कथन है इन दोनों कथनों के आधार पे हम रीना के व्यक्तित्व के विषय का कि व्यक्तित्व की क्या स्थिति है इस उदाहरण में विश्वास में सहमति है या असहमति। जो रीना के विषय में जो प्रथम कथन है कि रीना संभाषण में पटु या कुशल है। दूसरा जो है रीना लगातार बात करती है। कोई भी व्यक्ति भाषण में कुशल हो इसके लिए ये आवश्यक है कि उसे अपने विचारों को सतत रूप से अभिव्यक्त करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति संभाषण कर रहा होता है और संभाषण के दौरान वह कभी रुक जाता है बीच में और कभी बात करने लगता है, तो उसका संभाषण उतना प्रभावी नहीं होता। संभाषण की
प्रभावशीलता के लिए ये आवश्यक है कि उसमें वैचारिक सततता बनी रहे। उक्त उदाहरण में रीना के लिए ये कहा जा रहा है कि वह संभाषण में पटु या कुशल है, साथ ही ये कहा जा रहा है कि वह लगातार बोलती है। तो ये विश्वास में सहमति है, क्योंकि संभाषण में पटु होने के लिए व्यक्ति को लगातार रूप से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना आना चाहिए। किंतु जहाँ तक इस उदाहरण में मनोभाव का प्रश्न है, इसमें मनोभाव में असहमति है, क्योंकि जो प्रथम कथन है वह रीना के विषय में उसकी प्रशंसा कर रहा है कि रीना संभाषण में कुशल है, यानी एक बहुत अच्छी कुशल वक्ता है, उसकी प्रशंसा की जा रही। और जो द्वितीय कथन है उसका मूल्यांकन करते हुए जो है उसकी एक तरह से निंदा कर रहा है कि रीना लगातार बात करती है, यानी किसी को अवसर ही नहीं देती, अपनी ही अपनी बात व्यक्त करती है। तो इसमें निंदा का भाव है। अतः उक्त उदाहरण में मनोभावों में असहमति है। यदि इस उदाहरण में हम देखें तो ये स्पष्ट है कि इसमें विश्वास में सहमति और मनोभावों में असहमति है। इस प्रकार हमने आज के व्याख्यान में देखा कि तर्कशास्त्र में जो सहमति और असहमति विषयक जो विचार है, उस विचार के आधार पर हमने देखा कि जो ये सहमति और असहमति हैं, इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। एक तो विश्वास में सहमति और असहमति, दूसरा मनोभाव में सहमति और मनोभाव में असहमति। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। हमारा प्रथम प्रश्न ये है कि सहमति और असहमति से आप क्या समझते हैं? विश्वास विषयक सहमति और असहमति की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि मनोभावों में सहमति और असहमति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये हो सकता है कि तर्कशास्त्र में विश्वास विषयक सहमति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विश्वास में सहमति से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनोभावों में सहमति से क्या अभिप्राय है? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। मनोभावों में असहमति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सहमति और असहमति को लेकर तर्कशास्त्र में कितनी स्थितियां हमारे समक्ष हो सकती हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। ये आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका हमने आज के व्याख्यान में स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।